नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने मुगल साम्राज्य के पतन को पूरे विस्तार से पढ़ा है। तो अब इसी का टेस्ट होगा आपका। यदि आपने भी ध्यान से पढ़ा है तो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं सभी एग्जाम्स में, और जो पूछे जा सकते हैं या जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, सभी क्वेश्चनों का हम इसमें एनालिसिस देखेंगे पूरे विस्तार के साथ। और आप भी अपने आप को चेक कर सकते हैं, सोल्व करके देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन रूढ़ हुआ था। तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी, और मैंने बताया था उसके 3 पुत्र मोहम्मद आजम, मुअज्जम और कामबख्श के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, जिसमें कि दोनों को परास्त करके मुअज्जम गद्दी पर बैठ जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मोहम्मद आजम, ऑप्शन बी है मुअज्जम, ऑप्शन सी है कामबख्श और ऑप्शन डी है मोहम्मद अकबर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मुअज्जम। और ये किस उपाधि के साथ बैठता है? बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ ये गद्दी पर बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में सत्य कथन बताइए। तो ए है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मतलब 3 मार्च 1707 को मोहम्मद आजम अहमदनगर में था। तो बिल्कुल सही बात है, अहमदनगर में था। मुअज्जम अपने पिता की मृत्यु के समय जमरूड अफगानिस्तान नामक स्थल पर था। बिल्कुल सही बात है। कामबख्श औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। यह भी सही है। तो इस प्रकार से ये तीनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो बताया था कि मुअज्जम पेशावर में था। अब कुछ लोग सोचेंगे कि पेशावर तो पाकिस्तान में है, लेकिन पेशावर के नज़दीक ही है ये स्थान जमरूड, जो कि उस समय पर अफगानिस्तान के अंतर्गत ही आता था, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म भारत की आज़ादी के बाद 1947 में हुआ है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। आज़ादी तक के पूरे इतिहास को हम क्रम वाइज में लेकर चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का उदय बहुत ही बाद में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण मैंने बताया था कि औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत में कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो शासन करने योग्य हो। तो इसका प्रमुख कारण जो था वो अयोग्य उत्तराधिकारी था। अयोग्य उत्तराधिकारी था। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ ने सैनिक अदक्षता को भी माना है और कुछ ने आर्थिक दिवालापन को भी इसके पतन का प्रमुख कारण माना है। लेकिन यदि ओवरऑल आपसे पूछा जाए तो अयोग्य उत्तराधिकारी इसका सबसे प्रमुख कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी। तो ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है ए सर जदुनाथ सरकार, ऑप्शन बी विलियम अर्विन, ऑप्शन सी सरदेसाई, ऑप्शन डी स्मिथ। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन बी विलियम अर्विन के अनुसार सैनिक अदक्षता मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण थी। इनकी पुस्तक थी दी आर्मी ऑफ इंडियन मुगल। दी आर्मी ऑफ इंडियन मुगल में इन्होंने विस्तार से चर्चा की है कि सैनिक अदक्षता ही मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। और आप लोगों ने देखा भी था कि मुगल जो है स्थायी सेना नहीं रखते थे, वो मनसबदारी पद्धति पर मनसबदारों के ऊपर निर्भर थे सैनिकों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाजऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए है मुअज्जम और आजम, ऑप्शन बी आजम और कामबख्श, ऑप्शन सी मुअज्जम और अकबर, ऑप्शन डी दारा शिकोह और औरंगजेब। तो जाजऊ का युद्ध दोस्तों आपने देखा था कि मुअज्जम और मोहम्मद आजम के मध्य में होता है। कब होता है? 18 जून। कब होता है? 18 जून 1707 को ये युद्ध होता है। और इसका परिणाम क्या रहता है? मुअज्जम विजित होता है और बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है, और मोहम्मद आजम इसमें मारा जाता है। और मोहम्मद आजम के 2 पुत्र बीदर बख्त और वला जहां भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था। तो मैंने अभी बताया आपको बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ कौन बैठा था? मोहम्मद आजम। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान की थी। ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम और ऑप्शन डी जहादार शाह।
तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये अहमद शाह ने प्रदान की थी। और जब अहमद शाह ने जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी थी, उस समय सफदरजंग इनका वजीर था, उस वजीर ने नवाब बहादुर की हत्या भी कर दी थी। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम और ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो दोस्तों, मुगल शासन के जो अंतिम शासक थे कौन? बहादुर शाह द्वितीय। उन्हीं का नाम बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जफर? क्योंकि ये जफर उपनाम से अपनी कविताएं लिखते थे। किस नाम से? जफर उपनाम से अपनी कविताएं लोग ये मतलब बहादुर शाह द्वितीय लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या शाहजहां द्वितीय। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय का क्या नाम था? वास्तविक नाम अली गौहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है जहांदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जहांदार शाह। ध्यान रखेंगे, जय सिंह द्वितीय को दो उपाधियां दी गई थी, एक तो मिर्जा राजा की और एक सवाई की। किसकी? सवाई की उपाधि दी गई थी। जो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? जहांदार शाह ने दी थी। और जो सवाई की उपाधि दी थी वो फर्रुख सियर ने दी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने किसके शासनकाल में किया था? ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए जहांदार शाह, ऑप्शन बी शाह आलम, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी फर्रुख सियार। तो आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से याद होगा कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भी और अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण किए थे। और नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? तो 24 फरवरी, कब? 24 फरवरी 1739 को आक्रमण किया था। कब किया था? 24 फरवरी 1739। इसमें दो डेट आपको याद रखनी है दोस्तों। जो आक्रमण नादिर शाह ने किया था वो 24 फरवरी 1739 में किया था। ये करनाल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आक्रमण जो हुआ था वो करनाल में हुआ था, युद्ध करनाल में हुआ था, जो कि हरियाणा के पास पड़ता है। और यदि आपसे पूछे कि दिल्ली पर अधिकार कब किया था, तो दिल्ली पर जो अधिकार किया था वो 20 मार्च 1739 में किया था। कब? 20 मार्च 1739 में किया था। ये दोनों तिथि आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान किया था? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए रफी उद दौला, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद मुअज्जम, ऑप्शन डी फर्रुख सियार। तो अभी मैंने पीछे बताया कि मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जहांदार शाह ने दी थी। और सवाई की उपाधि किसने दी थी? फर्रुख सियार ने। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? तो ऑप्शन है रफी उद दरजात, ऑप्शन बी रफी उद दौला, ऑप्शन सी जहांदार शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो इनमें रफी उद दरजात, जो कि फर्रुख सियार के बाद शासक बनता है और सैयद बंधु इसको शासक बनाते हैं। तो रफी उद दरजात का जो शासन था वो मात्र 3 माह और 4 दिन था। 3 माह और 4 दिन, ठीक, 3 माह और 4 दिन ये शासन करता है। सबसे कम मुगल शासन में कौन शासन करता है मुगल शासनकाल में? रफी उद दरजात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1835 ईस्वी में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन डी शाह आलम प्रथम। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अकबर द्वितीय के समय मुगलों के सिक्के बंद हो जाते हैं और जो अंग्रेजों की टकसाल थी वे पूरे मुगल साम्राज्य में अपने सिक्के चलते थे, जो कि मुगलों की टकसाल में ढाले जाते थे, सॉरी अंग्रेजों की टकसाल में ढाले जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें एक तरफ कुछ शासक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनकी उपाधियां दी हुई हैं कि इन्हें किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे
बहादुर शाह, बहादुर साहब की उपाधि थी शाहिए बेखबर। एक इतिहासकार हैं खफी खां, खफी खां ने इनको उपाधि दी थी शाहे बेखबर की। जहांदार शाह की जो उपाधि है, जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद शाह, आपने यदि थ्योरी पढ़ी होगी तो इसका नाम ही मोहम्मद शाह रंगीला है, तो मोहम्मद शाह की उपाधि थी रंगीला। इस प्रकार हम देखते हैं ए का दूसरा और बी का तीसरा, तो ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला और डी का चौथा, तो ऑप्शन बी इस तरीके से हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है रफीउद्दर्जात, ऑप्शन बी रोशन अख्तर, ऑप्शन सी रफीउद्दौला, ऑप्शन डी फर्रुखसियार। तो शाहजहां द्वितीय की उपाधि जो धारण की थी वो रफीउद्दौला ने की थी, जो कि रफीउद्दर्जात के बाद शासक बनता है। और पेचिश रोग के कारण रफीउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। और रफीउद्दर्जात के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, रफीउद्दर्जात की मृत्यु कैसे होती है? टीबी के कारण। और ये लगातार ही शासन करते हैं, तो दोनों को ध्यान रखेंगे, एक की मृत्यु टीबी के कारण हुई थी और रफीउद्दौला की मृत्यु पेचिश के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक, किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। और इन्होंने ही, अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। किस लिए? अपनी पेंशन में बढ़ोतरी के लिए इंग्लैंड में भेजा था। और वहीं पर इंग्लैंड में एक जगह पड़ती है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल, वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। और ब्रिस्टल में ही राजा राम मोहन राय की समाधि भी है। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1833 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक के समय में राजकाज में लाल कुंवरी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी फर्रुखसियार, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो किसके में लाल कुंवरी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी? तो जहांदार शाह, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जहांदार शाह के शासनकाल में ये प्रभावशाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का क्रमशः सही कालानुक्रम देना है, कि वजीर थे उनका कालानुक्रम देखना है कि कौन पहले बना था और कौन बाद में। तो इन तीनों में जावेद खां सबसे पहले बनता है, सबसे पहले जावेद खां बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद कौन बनेगा? सफदरजंग बनेगा, फिर उसके बाद इमादुल मुल्क। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सुमेलित कीजिए। ये दल दिए हुए मैंने बताया था आपको, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में ही जो मुगल दरबार था वो 4 दलों में बट गया था, हिंदुस्तानी, तुरानी, अफगानी, ईरानी। तो इन दलों के नेता भी मैंने आपको बताए थे। तो हिंदुस्तानी दल के नेता कौन थे? सैयद बंधु थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। ठीक, तुरानी दल के कौन थे? तो तुरानी दल के जो नेता थे वे थे निजामुल मुल्क उर्फ चिनकिलिच खां और जकारिया खां। अफगानी दल के जो थे वो मोहम्मद खां बख्श और अली मोहम्मद खां। और ईरानी दल के अमीर खां और जुल्फिकार खां। तो इन्हें सुमेलित कीजिए। ए का दूसरा, तो ए का दूसरा केवल सी में है, इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला, जहांदार शाह और अहमद शाह, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, जुल्फिकार खां और अकबर द्वितीय। तो अब देखते हैं इनमें कौन थे। तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को किंग मेकर की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? फर्रुखसियार के शासनकाल से लेकर फर्रुखसियार, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह तक, मतलब 1713 से लेकर और 1720 तक आप सैयद बंधुओं का काल कह सकते हैं। क्योंकि इसके बीच में जितने भी राजाओं ने शासन किया
वे सभी इन्हीं की कृपा से गद्दी पर आसीन होते हैं और अंततः मोहम्मद शाह इनका खात्मा करवाने में सफल होता है 1720 में। तो 1713 से 1720 तक सैयद बंधु का काल माना जाता है। इनको किंग मेकर भी कहा जाता है। तो किंग मेकर कौन है? हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां बड़ा भाई है, हुसैन अली छोटा भाई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी फर्रुखसियार, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो ऑप्शन सी फर्रुखसियार। फर्रुखसियार के शासनकाल में ये सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि 1713 में ही फर्रुखसियार गद्दी पर बैठता है। अगला देखते हैं। सैयद बंधु का अंत किसके समय में हुआ? तो मैंने अभी बताया, उनका जो उदय हुआ था वो फर्रुखसियार के शासनकाल में हुआ था, और जो उनका अस्त होता है वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में होता है। और किसकी सहायता से होता है? निजामुल मुल्क की सहायता से होता है। निजामुल मुल्क कौन है? तुरानी दल का प्रमुख नेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट की मुख्य भूमिका थी? तो मैंने अभी बताया किस गुट की भूमिका थी? तुरानी गुट की मुख्य भूमिका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 24 फरवरी 1739, ऑप्शन बी 20 मार्च 1739, ऑप्शन सी 20 मार्च 1761, ऑप्शन डी 20 मार्च 1740। तो दोस्तों 24 फरवरी 1739 जो है ये युद्ध की तिथि है। इसमें करनाल का युद्ध लड़ा जाता है, करनाल पर युद्ध लड़ा जाता है करनाल में, और जो अधिकार होता है दिल्ली पर वो 20 मार्च 1739 में होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका अदा की थी? तो मैंने अभी बताया कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के शासनकाल में 24 फरवरी 1739 को। 24 फरवरी 1739 को आपने देखा, 24 फरवरी 1739 को आक्रमण होता है और ये युद्ध मात्र 3 घंटे में समाप्त हो जाता है। ठीक, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगल शासक कितने कमजोर हो चुके थे उत्तरवर्ती काल में। तो 3 घंटे में मात्र समाप्त हो जाता है। और मोहम्मद शाह की रक्षा कौन करता है? निजामुल मुल्क करता है। निजामुल मुल्क मध्यस्थता करता है और नादिर शाह को 50 लाख रुपए देकर समझौता कर लेता है। ठीक, लेकिन इसके आगे भी एक ट्विस्ट है कि जब निजामुल मुल्क 50 लाख रुपए के साथ समझौता करा देता है मोहम्मद शाह का, तो उसके बाद जो अवध का नवाब था वो जाकर नादिर शाह से मिल जाता है और वो उसे न्योता देता है कि अभी आपको 50 लाख मिले हैं, यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो आपको 50 करोड़ मिल सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार इस सवाल का सही आंसर जो होगा वो निजामुल मुल्क होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? उस समय मीर बख्शी कहते थे सेनापति को। ठीक, तो उस समय जो मीर बख्शी था वो कौन था? खाने दौरान था, और ये इस युद्ध में मारा भी जाता है। इसके मरने के बाद निजामुल मुल्क को मीर बख्शी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के बाद मोहम्मद शाह ने किसको मीर बख्शी का पद दिया? तो मैंने अभी बताया था मध्यस्थता कराई थी किसने? निजामुल मुल्क ने, और खाने दौरान मारा जा चुका है तो मीर बख्शी का पद खाली है। मीर बख्शी का पद किसको दे दिया जाता है? निजामुल मुल्क को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? चाहे नादिर शाह का आक्रमण हो चाहे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो, दोनों के समय पर कौन था शासक? मोहम्मद शाह। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 7 बार आक्रमण किया था। अगला देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। ठीक, ये डेट आप याद रखेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा जाता है? 14 जनवरी 1761 के। अब आपके मन में आ रहा किस किस के बीच लड़ा जाता है? तो यह अहमद शाह अब्दाली
और मराठों के बीच लड़ा जाता है। ठीक, ये आप दिमाग से निकाल देना, मुगल शासन जरूर था लेकिन नगण्य था बिल्कुल। ठीक, मुगल शासक तमाशा देख रहे थे जबकि वहीं उनके बगल में युद्ध लड़ा जा रहा था और वो भी बाहरी शक्ति युद्ध लड़ रही थी। तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठे इसमें परास्त हो जाते हैं। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। ऑप्शन ए, मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ। ऑप्शन बी, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। ऑप्शन सी, अंग्रेज चिंतित हुए। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कुछ हुआ। तो क्योंकि अहमद शाह अब्दाली के जो मेन टारगेट पर थे वो सिख थे, वो बार बार सिखों के विरुद्ध आक्रमण करता था, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक अंतिम आक्रमण भी उसका सिखों के विरुद्ध ही था 1767 में, लेकिन वो उनका जड़ से खात्मा नहीं कर पाया। इस प्रकार सिख शक्ति का अभ्युदय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो मैंने बताया पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा जाता है 14 जनवरी 1761 को, और ये अहमद शाह अब्दाली का 5वां आक्रमण था भारत पर। कितना? 5वां आक्रमण था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और टोटल कितनी बार आक्रमण किया था? 7 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफदरजंग को अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में किस पद पर नियुक्त किया था। तो सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था मैं पीछे बता चुका हूं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवध का सूबेदार, ऑप्शन बी साम्राज्य का वजीर, ऑप्शन सी मीर बख्शी, ऑप्शन डी बिहार सूबे का दीवान। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, साम्राज्य का वजीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक कौन था। ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध के बारे में विस्तार से जब बंगाल को हम पढ़ेंगे, इससे अगले वीडियो में हम स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में देखेंगे और एक एक राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बक्सर का युद्ध जब हम बंगाल पढ़ेंगे तो विस्तार से आप लोगों को पढ़ा जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए आया है कि इस समय पर उत्तरवर्ती मुगल काल में यह युद्ध लड़ा गया था। और किसके समय में लड़ा गया? शाह आलम द्वितीय के समय में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य केवल धन को लूटना था। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फर्रुखसियार के फोड़े को ठीक कर दिया। तो आपने देखा था कि फर्रुखसियार के दरबार में एक दूतमंडल जाता है अंग्रेजों का बंगाल से, और उसमें एक सर्जन भी जाता है विलियम हैमिल्टन। कौन जाता है? विलियम हैमिल्टन, जो कि फर्रुखसियार के फोड़े का इलाज कर देता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। और इसी के अनुसार आपने पढ़ा भी था पीछे, और अब आगे भी पढ़ोगे जब बंगाल के विषय में पढ़ोगे, कि कंपनी के मेगा कार्टा के नाम से जाना जाने वाला, अथवा जो शाही फरमान के नाम से जाना जाता है, जो कि 1717 में जारी किया था। कितने में? 1717 में जारी किया था फर्रुखसियार ने। वो सब विलियम हैमिल्टन की ही कृपा थी, क्योंकि विलियम हैमिल्टन ने फर्रुखसियार के फोड़े का इलाज किया था और फर्रुखसियार ने खुश होकर 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट देती अंग्रेजों को, और 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले सूरत में छूट दी थी। और जो बंबई में सिक्के ढाले जाते थे अंग्रेजों द्वारा, वो पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करनाल का युद्ध कब हुआ था। तो करनाल का युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी 1739 को। याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 24 फरवरी 1739 को युद्ध होता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि दिल्ली पर अधिकार कब किया था, तो 20 मार्च। कब किया था? 20 मार्च 1739 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईरान के नेपोलियन की उपमा किसे दी जाती है। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है ईरान का नेपोलियन? नादिर शाह को। अब इसमें एक नाम अहमद शाह का भी है, तो अहमद शाह भी मैं बता दूं, अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्रे दुर्रानी अथवा युग का मोती। दुर्रे दुर्रानी अथवा युग का मोती यदि पूछा जाए तो अहमद शाह अब्दाली, और ईरान का नेपोलियन या फारस का नेपोलियन नादिर शाह। आगे देखते हैं, बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल
जैसुआ केटलार के नेतृत्व में आया था। तो ये जो शिष्टमंडल आया था वो 1711 में आया था और इसमें पुर्तगाली महिला की विशेष भूमिका थी इनके स्वागत में, और 1711 में ये आता है। आगे देखते हैं, किसके समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। तो आपने पीछे पढ़ चुके हैं कि 1713 से लेकर और 1719 तक किसका शासन था। 1713 से लेकर 1719 तक फर्रुखसियार शासन करता है। तो बंदा बहादुर को किसके शासनकाल में फांसी दी गई थी? फर्रुखसियार के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, अधोलिखित में किसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया था। तो दिल्ली पर अधिकार ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। तो अकबर द्वितीय के समय में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। आगे देखते हैं, किस मुगल सम्राट के बारे में ओवन सिडनी ने कहा कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो ये जो कथन था ये बहादुर शाह प्रथम के बारे में था। किसके बारे में था? बहादुर शाह प्रथम के बारे में था। आगे देखते हैं, मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना मध्यकालीन लेखक की है? किस मध्यकालीन लेखक की है मुंतखब उल लुबाब? तो ये खफी खां एक लेखक थे। कौन? खफी खां, उनकी ये पुस्तक है। आगे देखते हैं, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया था तो सबसे पहली पुस्तक मैंने यही बताई थी, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? जदुनाथ सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला देखते हैं, फर्रुखसियार के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई? तो फर्रुखसियार ने किसको दिया था? अंग्रेजों को ये शाही फरमान दिया था। तो बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में छूट के लिए इन ऑप्शंस में सही पाया। आगे देखते हैं, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था ऑप्शन ए चांद बीवी, ऑप्शन बी नासिरा, ऑप्शन सी मुगलानी बेगम, ऑप्शन डी उदम बाई। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उस समय जो पंजाब की सूबेदार थी एक महिला, उसका नाम था मुगलानी बेगम। आगे देखते हैं, नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति व अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ था। तो वह तिथि क्या थी? मैंने बताया था दिल्ली पर कब अधिकार किया था? 20 मार्च 1739 को। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और लगभग 57 दिन तक, लगभग 57 दिनों तक यहां से मुगल सत्ता का बिल्कुल लोप हो जाता है, मुगल शासक बिल्कुल गायब हो जाते हैं। आगे देखते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था अपने साथ? नादिर शाह। ठीक, और नादिर शाह ने किसको हराया था? मोहम्मद शाह को। तो अंतिम शासक कौन हुआ? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन के अलावा वो बहुत सारी चीजें ले गया था जो कि विस्तार से मैं आपको बता चुका हूं। कुछ लेखपाल, नाई वगैरह और बहुत सारी चीजें लेकर गया था, और कोहिनूर हीरा, विशेष कोहिनूर हीरा भी लेकर गया था। कोहिनूर हीरे के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है, जो कि हुमायूं से लेकर मोहम्मद शाह तक के शासकों की शोभा बढ़ाई थी उसने, मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। उसको नादिर, ये जो है नादिर शाह अपने साथ ले जाता है। उसके बाद मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली के पास वो पहुंच जाता है। फिर धीरे धीरे करके इसी तरीके से क्रम वाइज लास्ट वो किसके पास है? इंग्लैंड की महारानी के पास। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय को नहीं घुसने दिया था। आगे देखते हैं, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी शाह आलम, ऑप्शन डी शाहजहां। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। आगे देखते हैं, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो नादिर शाह के समय मैंने अभी बताया कौन था? मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? ऑप्शन है, उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया, ऑप्शन बी सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ऑप्शन सी एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, ऑप्शन डी मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप। तो इसमें ऑप्शन सी, वे अपने भतीजे फर्रुखसियार से पराजित हो जाते हैं जिससे उनके शासन का
अंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ऑप्शन है मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का क्या नाम था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है अकबर शाह प्रथम, ऑप्शन बी अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो ऑप्शन बी अकबर शाह द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी सूरजमल ने, ऑप्शन सी जयसिंह द्वितीय ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जयसिंह द्वितीय ने। और इसने केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि 5 स्थानों पर, पूरे भारत में 5 स्थानों पर इस तरह की वेधशालाएं बनवाई थी, जिसमें दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस ये और जयपुर ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? बहादुर शाह जफर मतलब बहादुर शाह द्वितीय या मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट। ऑप्शन ए वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, बिल्कुल सही बात है। इब्राहिम जोक और असद अल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। जी नहीं, 1 लाख से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही प्राप्त करता था। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो दीवानी कब प्रदान की गई थी? 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्राप्त होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि बक्सर का युद्ध किसके समय लड़ा गया था? शाह आलम द्वितीय के समय। तो इसका हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहां बनवाई थी? पहला है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। तो इन चारों जगह पर वेधशालाएं बनवाई थी। एक और इसमें छूटा हुआ है, क्या? क्योंकि 5 जगह पर बनवाई थी, मथुरा। और कहां बनवाई थी? मथुरा। तो इस सवाल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन 4 इसका सही, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला देखते हैं, 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक, जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है, के लेखक हैं? जोधपुर के जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जयसिंह, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह। तो अभी मैंने बताया कि प्रसिद्ध यदि खगोल की उस समय के कहे जाएं तो वो जयसिंह द्वितीय थे। तो जयपुर के सवाई जयसिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ऑप्शन ए आसफुद्दौला, ऑप्शन बी सआदत खां, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी सफदरजंग। तो सआदत खां अवध का प्रथम नवाब था। इसी ने अवध के स्वतंत्र राज्य की नींव भी रखी थी, जो कि आप अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो किसने की थी? आपको याद हो गया होगा, ऑप्शन डी फर्रुखसियार ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन ए कमरुद्दीन खां, ऑप्शन बी मोहम्मद अमीन खां, ऑप्शन सी असद खां, ऑप्शन डी चिनकिलिच खां। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? चिनकिलिच खां ने। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में चिनकिलिच खां ने हैदराबाद की स्थापना की थी। और कब की थी? 1724 में की थी। और चिनकिलिच खां का दूसरा नाम निजामुल मुल्क भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद पहला शासक कौन बना था? उसका ज्येष्ठ पुत्र कौन? मुअज्जम। अब इसमें मुअज्जम आपको विकल्प में नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसका अन्य नाम भी थे, मैंने बताया था। एक तो शाह आलम प्रथम और बहादुर शाह प्रथम। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विशेष विश्वास पात्र था? ऑप्शन ए गुलाम कादिर रूहेला, ऑप्शन बी नजीब खान, ऑप्शन सी अली मोहम्मद खां, ऑप्शन डी हफीज रहमत खां। तो नजीब खान उसका विश्वास पात्र था। आगे देखते हैं, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, मतलब 5 जगह बनवाई थी, तो ऑप्शन में कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर नहीं बनवाई थी। उज्जैन में बनवाई थी, वाराणसी में भी बनवाई थी, मथुरा में भी बनवाई थी, लेकिन इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फर्रुखसियार, ऑप्शन बी रफीउद्दर्जात, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी रफीउद्दौला। तो मैंने बताया था मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियार को किस नाम से जाना जाता है? कायर घृणित शासक के नाम से, कायर घृणित शासक। और रफीउद्दौला को ने किसकी उपाधि ली थी? शाहजहां द्वितीय की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ऑप्शन ए अबुल हसन कुतुब शाह, ऑप्शन बी सिकंदर आदिल शाह, ऑप्शन सी अली आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन डी शाइस्ता खां। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार हमारा सारे क्वेश्चन आज हो गए हैं और इसकी पूरी PDF आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हर सब्जेक्ट पर इसी तरीके से विस्तार से वीडियोज बनाई जाएंगी और उनके क्वेश्चन आंसर्स को भी इसी तरीके से सॉल्व कराया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।